Hello students, I am Sachin Mundra from Heart on Skills Center, SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है एसक्यूएल कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट एसक्यूएल से ही कंटिन्यू जो हमारा सेकंड टॉपिक है एसक्यूएल कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है इसके अंदर कितने टाइप्स की आपकी कॉन्सोनेंट्स की अप्लाई हो सकती है किसी भी एक डाटा टेबल के ऊपर। ये जितना भी हम डाटा का काम करेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा बच्चों? डाटा टेबल के अंदर। डाटा टेबल के अंदर क्या होता है? एवरी रिकॉर्ड्स होते हैं। एवरी रिकॉर्ड्स क्या होता है? इंडिविजुअल रो और फील्ड की फॉर्म में होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एसक्यूएल कॉन्सोनेंट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के आपके कॉन्सोनेंट्स एक्सप्लेन होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हो गया हमारा एसक्यूएल कॉन्सोनेंट्स। सेकंड है इसमें व्हाट इज एसक्यूएल कॉन्सोनेंट्स, होते क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट्स आर द रूल्स इन्फोर्स ऑन डाटा कॉलम्स। इन्फोर्स मतलब उनको फोर्सफुली लगाया जाता है किसके ऊपर? डाटा कॉलम पे। डाटा कॉलम ऑन अ टेबल। हमने फर्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कॉलम होता क्या है, डाटा कॉलम्स क्या होते हैं। डाटा कॉलम्स हमारे होते हैं सिंगल कॉलम, यानी कि हमने जैसे अब टेबल किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने 5 कॉलम्स ऐड किए थे स्टूडेंट, आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। तो उसके अंदर हम कोई भी कॉलम उठा ले लाएगा एड्रेस, तो एड्रेस हमारा क्या होगा? एक सिंगल कॉलम होगा ऑन अ टेबल। तो वही फर्स्ट लाइन बोल रहा है, कॉन्सोनेंट्स आर द रूल्स इन्फोर्स ऑन डाटा, जो डाटा के ऊपर फोर्सफुली लगाए जाते हैं। कॉलम्स ऑन अ टेबल, जो एक सिंगल कॉलम होता है आपकी टेबल के ऊपर। दीज आर यूज टू लिमिट, ये क्या करते हैं? यूज़ किए जाते हैं टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन गो इनटू द टेबल। एक स्पेसिफिक लिमिट अप्लाई करने के लिए कि आपको डाटा टेबल के अंदर कौन से डाटा के ऊपर क्लिक करके जाना है, उनकी स्पेसिफिक लिमिट को डिफाइन करने के लिए हमारी कॉन्सोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो सेकंड लाइन यही बोल रहा है बच्चों, देयर आर यूज टू लिमिट, किसके लिए होते हैं? देयर आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा, उस टाइप ऑफ डाटा की लिमिट के लिए दैट कैन गो, जिससे हम जा सकते हैं किसके अंदर? इनटू अ टेबल, डाटा टेबल के अंदर। नेक्स्ट लाइन है फिर, दिस इंश्योर द एक्यूरेसी, और ये साथ साथ हमें किस चीज़ की इंश्योर करता है, मतलब हमें श्योरिटी देता है, 101% हमें काम बताता है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, कि जो भी आपका डाटाबेस बनाया गया है उस डाटाबेस के अंदर जितने भी डाटा एंट्रीज की गई हैं, जितने भी आपके कॉलम्स बनाए गए हैं, वो सारे क्या एक्यूरेस बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं और रिलायबल, यानी कि भरोसा करने लायक, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो फिर से एक बार दोबारा हम फर्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट्स आर द रूल्स इन्फोर्स ऑन डाटा, कौन से डाटा पर फोर्सफुली लगाए जाते हैं? कॉलम्स ऑन द टेबल, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? दे आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा, ताकि जो हमारा डाटा है डाटाबेस के अंदर उस पर एक लिमिट लगाई जा सके कि किस लिमिट तक आप डाटा को टेबल के अंदर देख सकते हैं, या फिर जो डाटा टेबल है आपकी उसके अंदर जो डाटा है वो एक्यूरेसी और रिलायबल, भरोसे लायक है या नहीं है। तो सेकंड लाइन वही है, देयर आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन गो इन द टेबल, कि टेबल के अंदर आप एंटर कर सको। दिस इंश्योर, ये आपको श्योरिटी भी देती है, द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, कि आपका जो डाटा आ रहा है वो एक्यूरेस बिल्कुल ठीक हो, रिलायबल बिल्कुल भरोसे लायक हो इन द डाटाबेस के अंदर। सेकंड पॉइंट है फिर बच्चों, कॉन्सोनेंट्स कैन आइदर बी ए कॉलम लेवल और ए टेबल लेवल। फिर इसने कहा है कि कॉन्सोनेंट्स जो आपके 2 लेवल के हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स कैन आइदर बी कॉलम लेवल और ए टेबल लेवल। 2 लेवल के कॉन्सोनेंट्स को इसने डिफाइन किया है स्टूडेंट यहाँ पे, आइदर या तो कॉलम लेवल होगा, कॉलम जैसे हमने चूज़ कर रखा है यहाँ पे एड्रेस, तो दैट इज एड्रेस लेवल, यानी कि एड्रेस वाले कॉलम वाइज लगा सकते हो, या फिर इसने कहा है पूरी टेबल के ऊपर लगा सकते हो। तो आज ने वही बोला कि कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट्स आर अप्लाई ओनली 1 कॉलम, अगर आप एक कॉलम उठाते हो तो सिर्फ वो एक कॉलम पे ही लगा सकते हो, और टेबल लेवल कॉन्स्टेंट्स कैन अप्लाई टू द एंटायर टेबल, वो आपका क्या पूरी की पूरी एक टेबल पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर बच्चों हमारा मोस्ट कॉमनली एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, कि कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर, डाटा टेबल के अंदर। फर्स्ट आपको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, नॉट नल, कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। आप डाटाबेस के अंदर कोई भी टेबल बनाओगे, टेबल जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं प्रीवियस टेबल का ही, उसमें हमने 4 कॉलम इंसर्ट किए हैं, आईडी, नेम, एज एंड आपका एड्रेस। तो उसके अंदर कह रहा है कि कॉलम कैन नॉट बी नल, कि जो भी कॉलम, मान लिया मैंने एड्रेस का बनाया, एड्रेस कॉलम का डिफाइन कर दिया आपने बच्चों, लेकिन उस एड्रेस के अंदर आपने नीचे डाटाबेस में डाटा एंटर नहीं किया, तो कह रहा है कि वो कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कॉलम के एंट्रीज बनाई हैं तो आप कॉलम के अंदर डाटा भी डालोगे। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स की, नॉट नल, कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। ये नहीं है कि आपने कॉलम बना दिया और वैल्यूज एंटर ना कराओ, तो वही कह रहा है कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, किसी भी कॉलम की कोई नल वैल्यू खाली नहीं हो सकती। सेकंड है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, अगर किसी भी कॉलम की आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, तो आप उसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं कर सकते बच्चों। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट,
जो हमें कुछ से करना ही ना पड़े, वो सिस्टम खुद ही उठाएगा। तो वही पॉइंट इसने बताया है, ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉर ए कॉलम, एक सिंगल कॉलम के लिए, व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, उसके लिए हमें कुछ भी स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये यूज़र को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम खुद ब खुद सेट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, जो भी आप कॉलम बनाओगे डाटाबेस के अंदर, व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, आपको स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम आपका खुद ब खुद उठा लेगा। नेक्स्ट थर्ड वन आता है हमारा यूनिक। यूनिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक यूनिक यानी कि एक डिफरेंट, एक नई चीज़ उभर के आना, यानी कि आपका कोई भी डाटा एक जैसा ना होना, यानी कि सारे के सारे, अगर हमने जो टेबल बनाई थी वो ऊपर 5 रिकॉर्ड एंटर किए तो 5 के 5 क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। दैट मीन्स और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डुप्लीकेट, यानी कि कोई भी डाटा आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सारा डाटा आपका डिफरेंट होना चाहिए, एक डाटा दूसरे डाटा से मैच नहीं होना चाहिए। तो थर्ड वही बताया बच्चों, यूनिक। ऑल द वैल्यूज़ इन द कॉलम्स आर डिफरेंट, जितनी भी वैल्यूज़ आप कॉलम के अंदर डालोगे वो सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। नो मैचिंग द अदर केस, किसी भी दूसरी वैल्यू से मैच नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है फोर्थ हमारा प्राइमरी की बच्चों, ऑल द वैल्यूज़ इन द कॉलम्स आर डिफरेंट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि आप डाटा टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज की है, जितना भी आपने डाटा डाला है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करो। ईच रो आइडेंटिफाई इन द यूनिकली डाटा, नो डुप्लीकेट डाटा वर फॉर्म, कोई भी रो आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाटा आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। उस रिपीटेशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्राइमरी की। तो हम पढ़ते हैं एसक्यूएल के अंदर प्राइमरी की। नेक्स्ट आता है बच्चों इसी के अंदर फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, एज ए की का ही काम करती है, बट लेकिन इसका नाम क्या है, फॉरेन क्यों दिया गया है, इसमें 2 टेबल्स पे अप्लाई की जाएगी। इसमें फर्स्ट टेबल का रेफरेंस एज ए सेकेंड टेबल के अंदर एज ए उसका फॉरेन की बना दिया जाएगा, टू आइडेंटिफाई रो और रिकॉर्ड इन एनी अदर डाटाबेस टेबल। आ गया कि जो फर्स्ट टेबल के अंदर डाटा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उस डाटा का आप लिंक करा रहे हो किसी अनदर डाटाबेस टेबल के अंदर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एज ए रेफरेंस, कि फर्स्ट डाटा जब है मैच कर जाए आपका दूसरी टेबल के अंदर एज ए रेफरेंस ऑफ फर्स्ट टेबल, दैट इज़ फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या करती है कि फर्स्ट टेबल का एक एज ए रेफरेंस बनाती है फॉर अनदर टेबल, दूसरी टेबल के लिए। तो वही हमारी डेफिनेशन बता रही है बच्चों यहाँ, टू आइडेंटिफाई आ रो और रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई करने के लिए किसके लिए, रो और रिकॉर्ड को, इन एनी अदर डाटाबेस टेबल, एक किसी दूसरे अनदर डाटाबेस या टेबल के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट है इसी के अंदर बच्चों एसक्यूएल नल वैल्यूज़, कि एसक्यूएल नल क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं, यूनिक होता है, प्राइमरी होता है, फॉरेन होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। अब लेकिन उसके अलावा भी एक और बचता आता है नल, जो हमने अभी बात की थी कि कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो वो नल क्या है, व्हाट इज़ द नल। नल का मतलब खाली या ब्लैंक होना, ब्लैंक मतलब कि किसी भी वैल्यू का। इस वर्ड ऑफ नल, नल का मीनिंग क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं होना, यानी कि आप जब भी डाटाबेस टेबल बना रहे हो उस डाटाबेस टेबल के अंदर कुछ भी ना डालो, यानी नथिंग, सो एल्स, ज़ीरो। तो वही बता रहा है उसका मीनिंग कि एसक्यूएल नल वैल्यू, कि नल वैल्यू होता क्या है, क्यों हम इस नल वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों, ए नल वैल्यू इन अ टेबल इज़ अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक। फर्स्ट लाइन वही क्लियर करा, अभी मैंने स्टार्टिंग में ऊपर आपको मीनिंग भी यही बताया, नल दैट मीन्स का जीरो, डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करेगा उस कॉलम के अंदर। हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो वही यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट बता रहे फिर से, नल वैल्यू इन अ टेबल, टेबल के अंदर नल वैल्यू क्या होगी, इज़ अ वैल्यू इन अ फील्ड, उस फील्ड की, दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक, हमें क्या नजर आएगी, खाली शो आएगी, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, डाटा हमारा क्या ब्लैंक है। तो वही हमारी फर्स्ट लाइन देख लो दोबारा एक बार बच्चों, ए नल वैल्यू इन अ टेबल, ए नल वैल्यू इन अ टेबल इज़ अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक, आपकी वैल्यू क्या होगी इसमें, ब्लैंक, यानी कुछ भी नहीं होगा। विच मीन्स अ फील्ड विद अ न्यू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू होगी फील्ड के अंदर, विद नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। तो वही बताया फर्स्ट पॉइंट, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नल का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपका कि नल होता क्या है। नल का मतलब हमें ये तो पता है कि नथिंग, खाली होना, कोई भी वैल्यू नहीं होना, बट फर्स्ट हमारा पॉइंट क्लियर कर रहा है, ए नल वैल्यू इन अ टेबल इज़ अ वैल्यू, वो वैल्यू होगी इन अ फील्ड, उस फील्ड के अंदर, दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक, जो क्या होगी, खाली होगी। विच मीन्स अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज़ अ फील्ड विद नो वैल्यू, उसके अंदर कुछ भी आप नल ना, कुछ भी एंटर ना कराओ। जब कुछ भी एंटर नहीं करोगे दैट इज़ अ नल। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ नल वैल्यू इज़ डिफरेंट दैन अ जीरो।
अब इसने सेकंड पॉइंट में देखो आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश की है बच्चों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ज़रूरी तो है टू अंडरस्टैंड अ नल वैल्यू इज़ डिफरेंट, कि नल वैल्यू क्या अलग अलग से होनी चाहिए, अलग से हमें दिखाई दे, देन अ जीरो वैल्यू, एक जीरो वैल्यू के मुकाबले, और फील्ड दैट कंटेन स्पेसिस, और जो ये फील्ड होगा वो किसके थ्रू शो किया जाएगा, स्पेसिस के थ्रू। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि आपका फील्ड जो है ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि नल वैल्यू होगी। अगर जब नल ही वैल्यू है तो हम उसमें वैल्यू स्पेस ही क्यों दिखाएं, या उस स्पेस की बजाय कुछ ना कुछ वैल्यू जीरो ही फील कर दें। तो इसने वही चीज़ बोली है आपको कि अगर आपने किसी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू डाली ही नहीं है तो वो जो ब्लैंक स्पेस होगा किसके थ्रू शो कराया जाएगा, बाय कंटेनिंग स्पेसिस, यानी कि उसकी जगह आपके खाली स्पेस बन के आ जाएंगे, खाली बॉक्सेस बन के आ जाएंगे अगर आपने किसी कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कराएंगे। तो लास्ट वाली लाइन का मीनिंग देखो बच्चों, वैल्यू इज डिफरेंट देन जीरो, जीरो वैल्यू से डिफरेंट होगी, और अ फील्ड दैट कंटेन स्पेस, तो वहाँ पे क्या बना के दिखा देगा आपको, ब्लैंक स्पेसिस, कि दैट मीन्स उस कॉलम के अंदर आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट फिर आता है बच्चों थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, ए फील्ड विद अ नल वैल्यू, अगर कोई भी फील्ड है विद नल वैल्यू, नल वैल्यू यानी कि खाली है, इज़ वन दैट हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग ए रिकॉर्ड क्रिएशन। तो आप लेफ्ट साइड में उसके क्या कर सकते हो, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो डाटाबेस में, उसी टाइम पे क्या कर सकते हो, ब्लैंक स्पेस को ड्यूरेशन ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर सकते हो, यानी ब्लैंक स्पेस को छोड़ सकते हो। वहीं यहाँ पे आपकी फील्ड होता है ए फील्ड विद ए नल वैल्यू, अगर कोई फील्ड है जो कंटेन करता है नल वैल्यू को, इज़ द वन, वो क्या होगा, दैट हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक, लेफ्ट की तरफ क्या कर देगा, ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा, ड्यूरिंग ए रिकॉर्ड क्रिएशन। रिकॉर्ड क्रिएशन का मतलब है जब आप डाटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हो, उस टेबल के स्टार्टिंग में ही आप क्या कर दो, रिकॉर्ड क्रिएट जब करोगे ड्यूरिंग ब्लैंक, तो लेफ्ट साइड में क्या छोड़ दो, ब्लैंक, कि हमने उस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन की ही नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है, एसक्यूएल नल वैल्यू, नल कांस्टेंट के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर ओरेकल एप्लीकेशन, कि ओरेकल एप्लीकेशन होती क्या है, कब से इसकी डेवलपमेंट हुई, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कब कब ओरेकल में एडवांसमेंट होती रही, कब इसमें नए चेंजेस आए, नए चेंजेस आने के बाद इस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफिकेशन करने के बाद एट लास्ट में हम कब से इस ओरेकल ऐप को अप्लाई कर रहे हैं अपने डाटाबेस के अंदर। तो हमारा फर्स्ट है बच्चों, इट इज़ वेरी लार्ज मल्टी यूज़र बेस्ड डाटाबेस, ये बहुत बड़े स्केल पे क्या है, मल्टी यूज़र डाटाबेस है, एक से मल्टी यूज़र का मीन, सबसे पहले तो लार्ज तो पता है हमें, बहुत बड़ा होना। मल्टी यूज़र का मतलब एक से ज़्यादा वर्कर्स, एक से ज़्यादा आदमी मिलकर इस सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। बेस डाटाबेस, मैनेजमेंट सिस्टम यानी मैनेजमेंट करने के लिए अपने काम को, ओरेकल इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल जो है किसने डेवलप किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन ने ही इसको डेवलप किया है ओरेकल को। जो फर्स्ट पॉइंट है एक बार बच्चों दोबारा देख रहे हैं हम, इट इज़ वेरी लार्ज मल्टी यूज़र बेस्ड डाटाबेस। मल्टी यूज़र का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक से ज़्यादा पर्सन्स यानी एक से ज़्यादा वर्कर्स जो है काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम के अंदर। एंड ओरेकल इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल जो है हमारा क्या है, किस पे बेस्ड है, रिलेशन RDBMS पे बेस्ड है, जो डेवलप किया था किसने, ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलपमेंट दिया था कि ओरेकल हम कब से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ओरेकल वर्क्स टू इफिशिएंटली मैनेज इट्स रिसोर्सेज फॉर सेंडिंग द डाटा इन द नेटवर्क। ओरेकल का काम क्या है, ओरेकल का मेन वर्क क्या है कि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, लार्ज मल्टी यूजर्स काम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, तो वही इसका सेकंड पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। ओरेकल वर्क्स टू इफिशिएंटली मैनेज इट्स रिसोर्सेज, अपने काम को हर एक तरह से मैनेज करके चलता है, फॉर सेंडिंग द डाटा, और डाटा को सेंडिंग करने के लिए इन द नेटवर्क के ऊपर डाटा को बड़ी इजीली सेंडिंग कर सकता है, मैनेज करके अपने सारे डाटा रिसोर्सेज को। तो वही सेकंड पॉइंट है, ओरेकल वर्क्स एफिशिएंटली, आराम से काम करता है, मैनेज रिसोर्स, अपने साथ के जो रिसोर्स का मतलब अपने साथ जो इसने कंपोनेंट्स को अटैच किया हुआ है, रिसोर्स मतलब अलग अलग सर्वर्स के साथ, वो उन सर्वर्स पर फॉर सेंडिंग डाटा को सेंड करने के लिए इन द नेटवर्क, उस कंप्यूटर के नेटवर्क पर डालने के लिए बड़ी ईजिली और इफिशिएंटली मैनेज में हर एक चीज़ को मैनेज करके चलता है। नेक्स्ट है बच्चों फिर इसी के अंदर हिस्ट्री, कि कब से ये ओरेकल एप्लीकेशन या ओरेकल जो डाटाबेस था आपका शुरू हुआ था। तो फर्स्ट वन पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले ओरेकल बिगिंस इन 1977, सबसे पहले ओरेकल जो आया था कब शुरू हुआ है, आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर करें, 1977 में आया था। एंड सेलिब्रेटिंग इट्स 32 वंडरफुल ईयर्स, 32 साल आपके सेलिब्रेट कर रहा था इन द इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फ्रॉम 1977 टू 2009। तो वही हमने फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं कि ओरेकल हम कब से पढ़ रहे हैं और कब इसकी डेवलपमेंट होती चली गई थी, वो आपका फर्स्ट पॉइंट बता रहा है स्टूडेंट। ओरेकल बिगिंस इन 1977 में बिगिन हुआ था, एंड सेलिब्रेटिंग इट्स
वो सेलिब्रेट कर रहा था अपने 32 साल, 32 वंडरफुल ईयर्स, यानी 32 साल अपनी सेलिब्रेट कर रहा था इन द इंडस्ट्री फ्रॉम कब से 1977 से लेकर के 2009 तक। फिर आता है फर्स्ट, इसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट 1979 वर्जन 2.0, जो सबसे पहले 1979 आया था उसके अंदर इसका क्या आया था, वर्जन 2.0 आया। 1979 के अंदर इसका जो पहला वर्जन था 2.0 ऑफ ओरेकल वाज रिलीज्ड, ओरेकल रिलीज हो गया था एंड इट बिकम फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनल डाटाबेस एंड फर्स्ट एसक्यूएल डाटाबेस। तो सबसे पहला जो था हमारा फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनल डाटाबेस एंड फर्स्ट एसक्यूएल डाटाबेस वहाँ पे रिलीज़ हुआ था। उस टाइम जब ये रिलीज़ हुआ था ओरेकल, तो उसको नाम दिया गया था RSI, रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक, एंक बोलते हैं इसको, रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक, INK एंक। नेक्स्ट है फिर 1981 में, 1981 में क्या जाके इसमें डेवलपमेंट होती है देखिए बच्चों। 1981 के अंदर जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है RSI स्टार्टेड डेवलपिंग टूल फॉर ओरेकल। उसने अपने आप को और डेवलपमेंट यानी कि और आगे बढ़ाने के लिए उसमें ओरेकल के टूल्स के अंदर और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इसमें डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट फिर 1982 में जाते जाते इसने जो हमारा फर्स्ट ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रिलेशनल डाटाबेस आया था ओरेकल, उसने क्या रीनेम करा अपना टू ओरेकल कॉरपोरेशन, कि हम ओरेकल कॉरपोरेशन के नाम को रीनेम यानी एक नया नाम दें। क्योंकि जब उसमें डेवलपमेंट हो गई, जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारी बनी थी, जो सबसे पहला फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनल डाटाबेस एंड फर्स्ट एसक्यूएल डाटाबेस बना, उसको तो नाम दे दिया उन्होंने RSI। फिर जब 1981 में उसी मॉडल के अंदर कुछ नए चेंजेस कर रहा है, वो उसने लिखा ही है RSI स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स, यानी कि उसी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए उसने डेवलपमेंट करनी शुरू की है। अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर का नाम भी तो रीनेम करेगा ना। पहले किसी और नाम से चल रहा था, अब उसमें कुछ और नए फीचर्स ऐड हो गए, तो हम क्या सोचेंगे, उस चीज़ का नाम बदलने की कोशिश करेंगे। तो वही इसने 1982 में क्या किया कि RSI वाज रीनेम, कि RSI ने ये सोचा कि हमारा जो ओरेकल कॉरपोरेशन है उसका नाम ही रीनेम कर दो, यानी नाम को ही चेंज कर दो। नेक्स्ट है बच्चों, फिर इसी के अंदर हमारा हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट 1982 के बाद आता है 1983 के अंदर ओरेकल कॉरपोरेशन ने क्या सोचा, ओरेकल रिलीज वर्जन 3.0। फिर 1983 में ओरेकल ने अपना एक और वर्जन निकाल दिया 3.0, रीराइटन इन C लैंग्वेज, जिसको दोबारा लिखा इन्होंने किस लैंग्वेज के अंदर, C लैंग्वेज के अंदर, एंड रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, और उसको रन करके देखा इन्होंने मल्टीपल, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि क्या ये स्टेबल रुक पाता है या एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं एसक्यूएल को। तो वही इन्होंने 1983 में क्या किया था, ओरेकल रिलीज वर्जन, ओरेकल का एक वर्जन रिलीज़ कर दिया 3.0, रीराइट इन द C लैंग्वेज, जिसको दोबारा ऑब्जर्व करके किस में लिखा इन्होंने C लैंग्वेज के अंदर, एंड रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जिसको हम रन करते हैं क्या, एक से ज़्यादा मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर 1984 में ओरेकल ने क्या रिलीज़ कर दिया अपना एक और वर्जन 4.0, इट्स कंटेन फीचर्स लाइक कंकरेंसी कंट्रोल। ओरेकल का फिर एक और फीचर रिलीज़ हो गया हमारा बहुत जल्द 1984 के अंदर स्टूडेंट, इट कंटेन फीचर, जिसके अंदर सम एक्स्ट्रा फीचर्स होते थे। वो एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से होते थे, लाइक कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी, अब यहाँ पे जो एक आपका वर्ड नया बनता है दैट इज़ कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। कंकरेंसी का मतलब होता है कि आपका एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आपके सिस्टम के अंदर आ रही हैं और ना ही वो कैच हो पा रही है, ना ही आप उसको पकड़ पा रहे हैं, ना ही आप उसको छोड़ पा रहे हो, तो वो उस टाइम हमारा क्या कहलाती है, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। नेक्स्ट है 2007। तो 2007 के अंदर क्या था, ओरेकल रिलीज हो गया था। जो ओरेकल रिलीज़ हुआ था उसका जो नाम था वो क्या है बच्चों, ओरेकल 11G। 2007 के अंदर हमने ओरेकल को रिलीज़ कर दिया था पूरी तरह से। तो वो जो ओरेकल है वो हमारा क्या है, ओरेकल 11G, द न्यू वर्जन फोकस ऑन बेटर पार्टीशनिंग। इसके बाद जो न्यू वर्जन आया था क्या, उसके ऊपर हमने न्यू और वर्जन पे फोकस यानी और अच्छे से सोचा। तो उन्होंने क्या बनाया है कि इसके अंदर हम और अच्छे से पार्टीशनिंग यानी बेटर पार्टीशनिंग अच्छे से कर सकते हैं। पार्टीशनिंग का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज़ को हम तोड़ के कंकरेंसी कंट्रोल की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल की टेक्निक्स के लिए इसके अंदर क्या थी, बेटर पार्टीशनिंग शो की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद आते हैं फीचर्स कि इस ओरेकल के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स का मतलब होता है गुण, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके मेन फीचर्स या मेन गुण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, वो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ ओरेकल्स के बारे में। फर्स्ट है आपका डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग का मतलब होता है माइनिंग, निकालना। आप डाटा को निकाल सकते हो कहाँ से, फ्रॉम डाटाबेस से।
पार्टीशनिंग, आप तोड़ सकते हो उस डाटा को। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब एक से दूसरी जगह पे आप इजीली उसको पोर्ट कर सकते हो डाटा को। कंकरेंसी वही हमने पढ़ाई है, एक से ज़्यादा आपके टास्क आप एक ही टाइम में ना तो कैच कर पा रहे हो ना उनको छोड़ पा रहे हो। रीड कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू लगातार पढ़ सकते हैं। डाटा वेयर हाउस एज ए स्टोरेज कंटेनर लाइक अ बफर, डाटा को स्टोर करके रखना, यानी कि मोर देन कलेक्शंस ऑफ डाटा को आप एक जगह एज ए डाटा वेयर हाउस का मतलब होता है एज लाइक अ कंटेनर, एक लाइक अ कंटेनर बग बना करके रख देता है जिसके अंदर आप सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है फिर आपका रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर का मतलब है कि आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो आपने उसके साथ साथ कौन कौन से रिसोर्सेज को कंबाइन किया हुआ है, कितने सर्वर्स को कनेक्ट किया हुआ है, कितने सर्वर पर आप नेट को डाटा को सर्वर पर नेट फाउंड कर रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर फिर हमारा एप्लीकेशन, कि आप जिस एप्लीकेशन का यूज़ करोगे उस एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है। इस एसक्यूएल की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ओरेकल डाटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। तो फर्स्ट आपका पॉइंट यही बता रहे हैं बच्चों, बिफोर रनिंग द ऑल कमांड्स ऑफ एसक्यूएल की ऑल कमांड्स रनिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर ओरेकल डाटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। देन सेकंड पॉइंट है फिर आपका आफ्टर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जब कम्प्लीटली तो वी कैन क्रिएट द टेबल, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो डाटाबेस के अंदर एंड इट्स वेरियस कमांड्स कैन बी अप्लाई ऑन द टेबल, और उस टेबल के ऊपर क्या कर सकते हो, वेरियस कमांड्स अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं बच्चों आगे, एसक्यूएल कंपोनेंट्स, जो हमारा टॉपिक है आज का लास्ट, कि एसक्यूएल को कितने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया। एसक्यूएल के जो कंपोनेंट्स हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। मेन 3 पार्ट्स के अंदर एसक्यूएल के कंपोनेंट्स को डिफाइन किया गया है बच्चों। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा यानी कि किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए जो पार्ट बनाया है वो डीडीएल में डाल दिया गया बच्चों। सेकंड है डाटा मैनिपुलेशन, किसी भी पार्ट की मैनिपुलेशन यानी कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म कराना है उसके अंदर तो फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए एक कमांड का पार्ट बना दिया दैट इज डीएमएल। देन थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं डीसीएल। डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, किसी डाटा के ऊपर कितने फंक्शंस लगा रहे हो एक टेबल के ऊपर तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके जो फंक्शंस बनते हैं उन फंक्शंस का नाम दिया गया है यहाँ पे डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक ओरेकल के बारे में बेसिक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।